आशा ने अपना पेट कसकर पकड़ रखा था और कांपते हुए स्कूल के मैदान में अपनी टीचर से बोली, मैम, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला है। जब उसकी टी शर्ट ऊपर उठाई गई तो 7 साल की बच्ची के असामान्य रूप से सूजे हुए पेट को देखकर जैसे पूरी दुनिया थम गई। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ना ही कोई अचानक आई बीमारी थी। ये गरीबी और चिकित्सा देखभाल की कमी का नतीजा था, और एक बच्ची थी जो बहुत लंबे समय से चुपचाप दर्द सह रही थी। उस सुबह आनंद शांति प्राइमरी स्कूल में दिन की शुरुआत साल के सैकड़ों अन्य दिनों की तरह ही हुई थी। सूरज चमक रहा था, पुरानी पीले रंग की उखड़ी हुई दीवारों वाली कक्षाओं से हल्की हवा बह रही थी और स्कूल के धूल भरे मैदान से बच्चों के एक दूसरे को बुलाने की आवाजें गूंज रही थीं। रिसेस का समय हमेशा शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सबसे आरामदायक पल होता था। लंबी और शोरगुल वाली कक्षाओं के बीच एक छोटा सा ब्रेक। मीना मैम ग्राउंड फ्लोर के बरामदे में खड़ी थीं। उनके हाथ में कॉफी का कप धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उनकी आंखें आदतन पूरे मैदान का चक्कर लगा रही थीं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई बच्चा भटक न जाए, गिर न जाए या कोई शरारत न कर रहा हो। वो यहाँ लगभग 10 साल से पढ़ा रही थीं। ये समझने के लिए काफ़ी लंबा समय था कि सबसे शांत दिखने वाली सुबहों में ही अक्सर कुछ असामान्य बिना किसी चेतावनी के घट जाता है। हंसी मजाक, दौड़ने कूदने और सीमेंट के फर्श पर रबर की गेंद के टप टप करने की आवाज़ों के बीच मीना मैम ने अचानक एक अजीब सी खाली जगह महसूस की। लोहे की पुरानी फिसल पट्टी के पीछे, जहां आमतौर पर छोटे बच्चे लुका छिपी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे, एक छोटा सा साया एक कोने में दुबका बैठा था। वो आशा थी, उनकी क्लास 2A की छात्रा। आमतौर पर वो क्लास की सबसे फुर्तीली लड़कियों में से एक थी। हमेशा हंसती बोलती और सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले हाथ उठाती थी। लेकिन आज सुबह वो ना तो दौड़ रही थी, ना हंस रही थी और ना ही अपने दोस्तों को बुला रही थी। वो चुपचाप बैठी थी, दोनों हाथों से अपना पेट कसकर पकड़े हुए। सिर नीचे झुका हुआ था और पसीने से भीगे बाल उसके माथे पर चिपके हुए थे। मौसम बिल्कुल भी गर्म नहीं था, फिर भी एक अनजानी आशंका ने मीना मैम को कॉफी का कप खिड़की पर रखने और तेजी से फिसलपट्टी की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक बार उसका नाम पुकारा, फिर दूसरी बार, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए, जैसे वो घुटने छिलवा चुके किसी बच्चे को बहला रही हों। आशा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब मैम उसके पास झुककर उसकी आंखों के स्तर पर आईं, तब उसने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो आमतौर पर चमकती रहती थीं, आज धुंधली और घबराई हुई थीं। उसके होंठ पीले पड़ गए थे और कांप रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, जैसे कि अगर वो एक और गहरी सांस लेगी तो दर्द असहनीय हो जाएगा। मैम, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि आसपास के शोर में लगभग खो गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला है। इस वाक्य ने मीना मैम की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। ये किसी गिरने या जंक फूड खाने से पेट दर्द की सामान्य शिकायत नहीं थी, बल्कि एक सचमुच डरे हुए बच्चे की टूटी हुई मदद की गुहार थी। मीना मैम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गईं। धीरे से आशा के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि उसे दर्द कब से हो रहा है। उसने सिर हिला दिया। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो जोर से नहीं रोई, बस अपने होठों को कसकर काट लिया, जैसे दर्द को अंदर ही निगलने की कोशिश कर रही हो। जब वो थोड़ा आगे की ओर झुकी तो उसकी ढीली ढाली स्कूल यूनिफॉर्म की टी शर्ट असामान्य रूप से खिंच गई। मीना मैम एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से जांचने के लिए उसकी टी शर्ट ऊपर उठाई। सामने का दृश्य देखकर उनका दिल जैसे रुक गया। 7 साल की बच्ची के हिसाब से आशा का पेट अविश्वसनीय रूप से सूजा हुआ था, बिल्कुल सख्त। त्वचा गहरी लाल थी और पतली त्वचा के नीचे नीली बैंगनी नसें साफ दिख रही थीं। ये दोपहर के भोजन के बाद भरा हुआ पेट नहीं था, ना ही ये सामान्य गैस थी। ये किसी बहुत गलत, बहुत खतरनाक चीज का संकेत था। मीना मैम तुरंत उठीं, जोर से स्कूल के चौकीदार को आवाज दी और मेडिकल रूम की ओर भागी, जबकि उनकी नजरें फिसल पट्टी के पास दर्द से तड़पती आशा पर टिकी थीं। पास के कुछ छात्र कानाफूसी करने लगे, कुछ उत्सुक थे, कुछ डरे हुए थे, लेकिन टीचर के पीले पड़े चेहरे को देखकर सब असामान्य रूप से चुप हो गए।
स्कूल की आंतरिक अलार्म घंटी बजी। ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक ने जल्दी से छात्रों को उनकी कक्षाओं में वापस भेज दिया, व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हुए, जबकि मीना मैम कांपते हाथों से 108 डायल कर रही थी। जब उन्होंने फोन पर बताया कि एक 7 साल की बच्ची का पेट गंभीर रूप से सूज गया है, उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ये वो पल था जब एक सामान्य स्कूली सुबह आधिकारिक तौर पर ढह गई और उन घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जिसकी उस छोटे से स्कूल में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आशा को अस्थायी रूप से मेडिकल रूम के सामने एक लंबी बेंच पर लिटा दिया गया। दर्द की हर लहर से उसका शरीर हल्का सा कांप जाता था। मीना मैम ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। लगातार कह रही थीं कि एम्बुलेंस बस आने ही वाली है, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वो इस बात पर विश्वास करती हैं या नहीं। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। कोई बच्चा इस हद तक दर्द कैसे सह सकता है और किसी को पता भी नहीं चलता? उसने पहले दर्द की शिकायत क्यों नहीं की? और उस छोटे से शरीर के साथ पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था? जब स्कूल के गेट के बाहर एम्बुलेंस का सायरन गूंजा तो कई शिक्षकों ने राहत की सांस ली, लेकिन मीना मैम जानती थीं कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आशा जिस समस्या से जूझ रही थी वो सिर्फ पेट दर्द नहीं था, बल्कि एक खामोश त्रासदी का संकेत था जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, जिसकी शुरुआत एक गरीब बच्चे के जीवन में बहुत छोटी और सामान्य लगने वाली चीजों से हुई थी। मीना मैम इतने लंबे समय से पढ़ा रही थीं कि वो समझती थीं कि बच्चे बहाने बनाने में बहुत माहिर हो सकते हैं। कुछ दर्द सिर्फ क्लास से बचने का बहाना होते हैं, कुछ आंसू किसी दोस्त द्वारा खिलौना छीन लिए जाने पर निकलते हैं और कुछ शिकायतें सच्चाई से कई गुना बढ़ा चढ़ाकर की जाती हैं। लेकिन कुछ बहुत ही दुर्लभ क्षण भी होते हैं जब एक अनुभवी वयस्क की अंतरात्मा इतनी मजबूती से आवाज देती है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो पल उस सुबह आया जब आशा की आंखों ने उनसे मुलाकात की। वो किसी बच्चे की ध्यान खींचने वाली नजर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की नजर थी जो सचमुच मदद मांग रहा था। इतना भ्रमित और डरा हुआ था कि उसे ये भी नहीं पता था कि इसे सही तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए। मीना मैम उसके सामने बैठ गईं, अपनी आवाज को यथासंभव नरम रखते हुए ताकि वो और न घबराए। आशा ने खुद को सिकोड़ लिया, दोनों हाथों से अपना पेट ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कि 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने पर दर्द उसके पूरे छोटे से शरीर में फैल जाएगा। उन्होंने पूछा कि क्या वो कहीं गिरी या टकराई है? उसने सिर हिला दिया। उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ अजीब खाया है? उसने फिर से सिर हिलाया, इतनी कमजोरी से कि मीना मैम का गला भर आया। उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, जबकि सुबह की हवा में अभी भी ठंडक थी। जब उन्होंने छुआ तो उसका हाथ असामान्य रूप से ठंडा था और उसकी सांसें छोटी और तेज थीं, जैसे कोई लंबी दौड़ लगाकर आया हो, लेकिन उसने पहले कोई शारीरिक गतिविधि नहीं की थी। मीना मैम ने देखा कि आशा की यूनिफॉर्म की टी-शर्ट अजीब तरह से तनी हुई थी। आमतौर पर वो पोशाक उस पर ढीली रहती थी, लेकिन इस समय पेट के सामने का कपड़ा असमान रूप से फूला हुआ था, जैसे अंदर से कोई चीज दबाव डाल रही हो। वो एक पल के लिए झिल गईं। उनके दिमाग में कई विचार आए। क्या मुझे जांच करनी चाहिए? क्या मैं उसे असहज कर दूंगी? क्या कोई इस हरकत का गलत मतलब निकालेगा? लेकिन आशा की दर्द भरी आंखों ने उन्हें हिचकिचाने नहीं दिया। उन्होंने धीरे से उससे अनुमति मांगी और फिर देखने के लिए बस थोड़ा सा टी-शर्ट ऊपर उठाया। जो दृश्य सामने आया उसने मीना मैम के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसका पेट असामान्य रूप से सूजा हुआ था, एक फटने वाले गुब्बारे की तरह सख्त। पेट गहरा लाल और धब्बेदार था और नीली नसें साफ दिखाई दे रही थीं। ये वो छवि नहीं थी जो उन्होंने अपने शिक्षण करियर के दौरान किसी भी बच्चे में देखी थी। एक पल के लिए मीना मैम का दिमाग खाली हो गया। आसपास की सभी आवाजें दूर होती महसूस हुईं। छात्रों की हंसी, मैदान पर दौड़ते जूतों की आवाज, स्कूल की छत पर चिड़ियों की चहचहाहट, केवल आशा के सूजे हुए पेट की छवि और उनकी रीढ़ में दौड़ती एक ठंडी सेहरिन बची थी। उन्होंने उसकी टी-शर्ट नीचे कर दी, इसलिए नहीं कि उनका डर खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि वो उसे और डराना नहीं चाहती थी। आशा ने उन्हें देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो इस बात की पुष्टि का इंतजार कर रही हो कि सब कुछ ठीक है। लेकिन मीना मैम झूठ नहीं बोल सकती थीं।
उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी कंपकंपी को अपनी हथेली में महसूस किया और कहा कि वो उसकी मदद करेंगी, कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके दिल में वो जानती थीं कि ये स्थिति स्कूल के मेडिकल रूम की क्षमताओं से बहुत परे है। वो तुरंत उठी, जोर से स्कूल के चौकीदार को आवाज दी। उनकी आवाज चिंता के कारण सामान्य से ऊंची थी। कुछ अन्य शिक्षकों ने मुड़कर देखा और मीना मैम के पीले पड़े चेहरे को देखते ही कुछ असामान्य होने का एहसास कर लिया। उन्होंने उनसे छात्रों को क्लास में ले जाने और आसपास भीड़ लगाने से बचने का अनुरोध किया, क्योंकि वो समझती थीं कि बच्चों की जिज्ञासा कभी कभी किसी मुसीबत में पड़े बच्चे के लिए एक लंबे समय तक चलने वाला आघात बन सकती है। इस बीच आशा की सांसें और तेज होने लगीं। दर्द की हर लहर उसे एक छोटे झींगे की तरह मोड़ देती थी। उसने अपने होंठ कसकर काट लिए, जोर से नहीं रोई, बस हल्की हल्की कराहने की आवाजें निकाल रही थी, जैसे उसे दूसरों को परेशान करने का डर हो। जब मीना मैम मेडिकल रूम में फर्स्ट एड किट लेने के लिए भागी तो उनका दिमाग अनुत्तरित सवालों से घूम रहा था। एक 7 साल की बच्ची इतने भयानक दर्द को कैसे सहन कर सकती है और किसी को पता भी नहीं चलता, कोई नोटिस भी नहीं करता? वो इस स्थिति में कब से थी? कितनी बार उसे दर्द हुआ लेकिन उसने चुप रहना चुना? कितनी बार उसने स्कूल आना जारी रखने की कोशिश की, एक सामान्य बच्चे की तरह हंसने और बात करने की कोशिश की। उन्हें अचानक याद आया कि आशा ने कई बार हल्के पेट दर्द के कारण बाहर जाने की अनुमति मांगी थी। कई बार उसने स्कूल का दोपहर का भोजन अधूरा छोड़ दिया था और कई दोपहर वो चुपचाप बैठकर अपने दोस्तों को खेलते हुए देखती थी, लेकिन खुद शामिल नहीं होती थी। ये सभी संकेत पहले बहुत छोटे थे कि किसी वयस्क का ध्यान खींच सके। मीना मैम ने कांपते हाथों से 108 डायल किया। जब ऑपरेटर ने फोन उठाया तो उन्हें अपनी आवाज को टूटने से बचाने के लिए एक गहरी सांस लेनी पड़ी। उन्होंने आशा की स्थिति का वर्णन किया, हर विवरण को स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की। उम्र, लक्षण, दर्द का स्तर, पेट का असामान्य आकार। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने कुछ और सवाल पूछे। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि मीना मैम को एक ही समय में सहारा और डर दोनों महसूस हुआ। जब कॉल खत्म हुई तो वो आशा के पास वापस आई, उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसकी हर तेज सांस को महसूस किया। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि उन्हें सुनने के लिए अपना कान उसके पास ले जाना पड़ा। मैम, क्या मैं मर जाऊंगी? ये सवाल उनके दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया। कोई भी बच्चा ये सवाल पूछने के लायक नहीं है, खासकर स्कूल के मैदान में जहां केवल हंसी और खेल होना चाहिए। मीना मैम ने सिर हिलाया, मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उनकी आंखें धुंधला गई थीं। उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, कि एम्बुलेंस बस आने ही वाली है, कि बहुत से लोग उसकी मदद करेंगे। लेकिन उनके दिल में डर की लहरें उठती रहीं। उन्हें डर था कि उन्होंने बहुत देर से पता लगाया है। डर था कि अगर वो कुछ मिनट और देर कर देती तो परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकता था। जब दूर से एम्बुलेंस का सायरन गूंजा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पैर राहत और चिंता दोनों से कमजोर हो गए थे। वो जानती थीं कि उस पल से आशा की कहानी आनंद शांति स्कूल के गेट से बाहर निकल गई थी, एक अलग यात्रा पर, जहां सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी और जहां जिम्मेदारी, गरीबी और चुप्पी के बारे में सवाल और अधिक स्पष्ट रूप से उभरने लगेंगे। जब मीना मैम ने 108 डायल किया तो स्कूल के मैदान में समय जैसे विकृत हो गया। ये बहुत धीरे धीरे भी बीत रहा था और दम घुटने वाली तेजी से भी। उन्होंने ऑपरेटर के हर सवाल का जवाब देते समय अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन फोन पकड़े हुए उनका हाथ इतना कांप रहा था कि उन्हें दूसरे हाथ से अपनी कलाई को कसकर पकड़ना पड़ा। उन्होंने खुद को असामान्य रूप से सूजा हुआ पेट, भीषण दर्द, सांस लेने में कठिनाई जैसे शब्द कहते हुए सुना, लेकिन फिर भी महसूस किया कि वे शब्द उनकी आंखों के सामने हो रही घटना की तुलना में बहुत छोटे थे। उनकी पीठ के पीछे आशा एक लंबी बेंच पर सिकुड़ी हुई लेटी थी। हर सांस के साथ उसका शरीर हल्का सा कांपता था, जैसे वो एक शक्तिशाली अंदरूनी लहर से लड़ रही हो, जिसे वयस्क पूरी तरह से नहीं देख सकते थे। जब कॉल खत्म हुई तो मीना मैम 1 सेकंड के लिए चुपचाप खड़ी रहीं, अपने हाथ में फोन को देखती रहीं, जैसे उम्मीद कर रही हूं कि ये खुद से कुछ सुकून देने वाली बात कहेगा। लेकिन स्क्रीन काली हो चुकी थी। स्कूल का मैदान अब वो परिचित शोरगुल वाली जगह नहीं रहा था। भले ही रिसेस खत्म होने की घंटी बज चुकी थी,
फिर भी माहौल अजीब तरह से भारी था। विभिन्न कक्षाओं के शिक्षक छात्रों को कक्षाओं में वापस ले जा रहे थे। सब कुछ यथासंभव सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर किसी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ बच्चों ने मेडिकल रूम की ओर मुड़कर देखा, जहां आशा लेटी थी, और ऐसे सवाल फुसफुसाए जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता था। कुछ उत्सुक थे, कुछ डरे हुए थे, और कुछ बस इसलिए भ्रमित थे क्योंकि उन्होंने पहली बार वयस्कों को भी इतना परेशान देखा था। मीना मैम ने महसूस किया कि कुछ ही मिनटों में एक व्यक्तिगत घटना फैलने लगी थी, जो पूरे स्कूल की साझा चिंता में बदल गई थी। स्कूल का चौकीदार दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे स्कूल की नर्स एक पुरानी फर्स्ट एड किट के साथ थी। नर्स ने जल्दी से आशा की नब्ज और सांस की जांच की, और जैसे ही उसने उसके पेट पर हाथ रखा, उसके चेहरे का रंग स्पष्ट रूप से बदल गया। उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। ये कोई सामान्य पेट दर्द का मामला नहीं था। ना ही ये कुछ दर्द निवारक गोलियों से हल होने वाली चीज थी। आशा ने हल्की सी कराह निकाली जब उसे सीधा लिटाने में मदद की गई। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने मीना मैम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, बहुत कमजोर ताकत के साथ, लेकिन ये मैम को ये महसूस कराने के लिए पर्याप्त था कि वो उस इकलौते वयस्क पर पूरी तरह से निर्भर थी जो उसके साथ था। मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। मीना मैम उसके पास झुक गई और फुसफुसाकर जवाब दिया कि एम्बुलेंस बस आने ही वाली है, कि उसे बस थोड़ी और हिम्मत रखनी है। हालांकि उनके दिल में उन्हें नहीं पता था कि थोड़ी और कितनी लंबी होगी। एम्बुलेंस के रास्ते में होने की खबर शिक्षकों के बीच तेजी से फैल गई। स्कूल प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया और प्रिंसिपल एक गंभीर चेहरे के साथ प्रकट हुए। लगातार शिक्षा विभाग को फोन कर रहे थे और आशा के परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उसकी मां का फोन नंबर लगेगा या नहीं। बस ये पता था कि हर बीतता सेकंड एक अदृश्य दबाव ला रहा था। मीना मैम वहीं खड़ी रहीं, आशा को दिलासा देते हुए और आसपास देखते हुए, ये महसूस करते हुए कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां एक शिक्षक की भूमिका सिर्फ अक्षर सिखाने से बहुत आगे निकल जाती है। इस पल में वो सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने वाली या एम्बुलेंस बुलाने वाली नहीं थी, बल्कि एक ऐसे बच्चे के लिए एकमात्र सहारा थी जो अत्यधिक भय की सीमा के बहुत करीब खड़ा था। दूर से एम्बुलेंस का सायरन गूंजा। पहले तो ये सड़क पर गाड़ियों के शोर में मिली एक हल्की सी आवाज थी। फिर धीरे धीरे ये स्पष्ट और तेज होती गई। जब ये पूरे स्कूल के मैदान में गूंजने लगी तो कई शिक्षकों ने राहत की सांस ली, लेकिन कोई भी वास्तव में निश्चिंत नहीं था। जब स्कूल का गेट खुला तो सफेद एम्बुलेंस मैदान में घुस आई। उसकी नीली और लाल बत्तियां पुरानी पीली दीवारों पर चमक रही थीं। 2 मेडिकल कर्मचारी गाड़ी के रुकने से पहले ही नीचे कूद गए और तेजी से और कुशलता से स्ट्रेचर को आशा की ओर धकेला। जिस तरह से उन्होंने संक्षिप्त और निर्णायक रूप से एक दूसरे से बात की, उसे देखकर मीना मैम समझ गईं कि आशा की हालत उनकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया, जल्दी से उसे सुरक्षित किया और हार्ट रेट मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मशीन लगा दी। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों ने उनमें से एक को अपनी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। आशा कमजोर रूप से रोई। आंसू उसकी कनपटियों से नीचे बह गए, लेकिन उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश नहीं की, जैसे उसे चुपचाप सहने की आदत हो। मीना मैम उसका हाथ पकड़कर स्ट्रेचर के साथ साथ चली, लगातार उनके सवालों का जवाब देते हुए। उसका नाम, उम्र, लक्षण कब देखे गए। उन्होंने क्या देखा? सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन उनके दिमाग में हर विवरण भयावह रूप से अंकित हो गया। उन्हें आशा के छोटे हाथ द्वारा अपना हाथ कसकर पकड़े जाने का एहसास स्पष्ट रूप से याद था, जैसे कि अगर वो छोड़ देती तो वो बहुत दूर कहीं गिर जाती जहां वो पहुंच नहीं सकती थीं। जब स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में धकेला गया तो एक मेडिकल कर्मचारी ने मीना मैम को देखा और सिर हिलाकर इशारा किया कि वो साथ आ सकती हैं। उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, बस सहज रूप से चढ़ गईं और स्ट्रेचर के बगल में बैठ गईं। उनकी पीठ ठंडी गाड़ी की दीवार से सटी हुई थी। पिछला दरवाजा बंद हो गया। उन्हें स्कूल के मैदान उत्सुक नजरों और अनकही फुसफुसाहटों से अलग कर दिया। गाड़ी चलने लगी, सायरन बजने लगा और बाहर की दुनिया जैसे पीछे छूट गई। उस तंग जगह में केवल मशीनों की आवाज,
मेडिकल स्टाफ के संक्षिप्त निर्देश और आशा की भारी सांसें बची थीं। आशा ने अपना सिर घुमाकर मीना मैम को देखा। उसकी गीली आंखों ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तेज सांसों ने उसके शब्दों को तोड़ दिया। मीना मैम झुक गईं, अपना कान पास ले गईं और उसे फुसफुसाते हुए सुना। मैम, माँ को मत बताना कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। माँ बहुत थक जाती हैं। इस वाक्य ने उनका गला रुंध दिया। उस पल में वो समझ गईं कि ये एम्बुलेंस सिर्फ एक बीमार बच्चे को नहीं ले जा रही थी, बल्कि चुप्पी की एक लंबी कहानी, उन चीज़ों की कहानी जो बोझ बनने के डर से नहीं कही गईं, को भी ले जा रही थी। उन्होंने आशा का हाथ और कसकर पकड़ लिया, सिर हिलाकर वादा किया कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जीवित रहो, बाकी सब कुछ वयस्क मिलकर बाद में संभाल लेंगे। जैसे ही गाड़ी सुबह के ट्रैफिक के बीच से गुजरी, मीना मैम ने छोटी खिड़की से बाहर देखा। परिचित सड़कें चमकती बत्तियों में पीछे छूट रही थीं, और वो जानती थी कि इस कल से न केवल आशा का जीवन, बल्कि उनके आसपास के बच्चों की जिम्मेदारी और नाजुकता के बारे में उनकी अपनी धारणा हमेशा के लिए बदल गई थी। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा शहर के बाल अस्पताल के गेट के सामने खुला, सब कुछ तुरंत एक अलग, तेज और अधिक कठोर गति में बदल गया। जहां हिचकिचाहट के लिए कोई जगह नहीं थी, 2 मेडिकल कर्मचारियों ने स्ट्रेचर को नीचे धकेला। पहिए चमकदार टाइल वाले फर्श पर तेजी से घूमे। धातु के आपस में टकराने की हल्की, तेज और सूखी आवाज आई। आशा ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया जब सफेद रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। उसका हाथ अभी भी मीना मैम के हाथ को कसकर पकड़े हुए था, जैसे वो एक अपरिचित, कीटाणुनाशक की गंध से भरी जगह में एकमात्र परिचित चीज को पकड़े हुए हो। मीना मैम स्ट्रेचर के साथ साथ चली, शांत रहने की कोशिश करते हुए, जब उनके चारों ओर सफेद कोट पहने लोग तेजी से घूम रहे थे और संक्षिप्त वाक्यों में बात कर रहे थे, जिन्हें वो केवल अस्पष्ट रूप से समझ पा रही थी। बेबसी की भावना उनके दिल की हर धड़कन में घुस गई, क्योंकि इस पल से सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था। आशा को सीधे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां मशीनों की आवाज और एक दूसरे को बुलाने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। एक युवा डॉक्टर ने अस्थायी फाइल पर एक नजर डाली, उसके पेट को देखने के लिए झुका और कुछ ही सेकंड में एक नर्स को बिस्तर और निगरानी उपकरण तैयार करने का संकेत दिया। जब उन्होंने धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से उसे सीधा लिटाया तो आशा रो पड़ी। एक कमजोर लेकिन भयभीत रोना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उसने लड़खड़ाती आवाज में फुसफुसाया। मीना मैम झुक गईं, उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। कहा कि वो अस्पताल में है, कि डॉक्टर उसकी मदद करेंगे। हालांकि उन्हें खुद महसूस हुआ कि ये शब्द एक तूफान के बीच एक पतले धागे की तरह नाजुक थे। डॉक्टरों ने जल्दी से जांच शुरू कर दी। उन्होंने आशा के पेट पर धीरे से दबाया, और बस थोड़ी सी ताकत ने उसे सिकोड़ दिया और दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। एक बड़े डॉक्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपने सहयोगी के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। पेट में सूजन, भीषण दर्द, आंतों में रुकावट का संदेह जैसे शब्द गूंजे। हर शब्द मीना मैम के कानों में पत्थर की तरह भारी पड़ रहा था। हार्ट रेट मॉनिटर नियमित रूप से बीप बीप कर रहा था, लेकिन सामान्य से तेज। स्क्रीन पर ऐसे नंबर दिखाई दे रहे थे जिनका मतलब मीना मैम नहीं समझती थी। बस ये जानती थी कि हर बार जब कोई डॉक्टर भौएं सिकोड़ता था तो उनका दिल थोड़ा और सिकुड़ जाता था। आशा की सांसें तेज होने लगीं, पसीना निकलने लगा, त्वचा ठंडी पड़ गई, बाल माथे पर चिपक गए। एक नर्स ने उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगाया। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन वो तात्कालिकता को छिपा नहीं सकी। नियमित रूप से सांस लो बेटा। मेरी बात सुनो। आशा ने कमजोर रूप से सिर हिलाया। उसकी आंखें पानी से भरी हुई थीं। लगातार अपरिचित चेहरों के बीच मीना मैम को खोज रही थीं। मीना मैम बिस्तर के पास खड़ी थीं, एक हाथ बिस्तर के किनारे पर, दूसरा उस छोटे हाथ को पकड़े हुए, जैसे कि अगर वो छोड़ देती तो वो गायब हो जाती। जब डॉक्टर परीक्षणों का आदेश देने की तैयारी कर रहे थे, एक नर्स ने आशा के मेडिकल इतिहास के बारे में पूछा। मीना मैम घबरा गईं, क्योंकि वो रिश्तेदार नहीं थीं, सिर्फ एक शिक्षक थीं। वो केवल ये कह सकती थीं कि उसे अक्सर पेट दर्द होता था, वो अक्सर भोजन छोड़ देती थी,
कि उसका परिवार गरीब है, उसकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती है। जानकारी के ये बिखरे हुए टुकड़े जल्दी से फाइल में नोट कर लिए गए। हालांकि वो जानती थीं कि वे आशा के शरीर और जीवन की पूरी तस्वीर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक अस्पष्ट अपराध बोध की भावना उमड़ पड़ी, जैसे कि उन्होंने और आसपास के सभी वयस्कों ने बहुत लंबे समय से कुछ महत्वपूर्ण नज़रअंदाज कर दिया था। आशा को तुरंत पेट के अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया। अल्ट्रासाउंड रूम छोटा और ठंडा था। रोशनी इमरजेंसी वार्ड की तुलना में धुंधली थी, लेकिन इतनी पर्याप्त थी कि सब कुछ नग्न दिखाई दे। जब उसके पेट पर ठंडा जेल लगाया गया तो आशा हल्की सी कांप गई, आंसू बह निकले। बहुत ठंडा है, उसने धीरे से कहा, लेकिन यह दर्द था जो उसे सबसे ज्यादा डरा रहा था। अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन चुपचाप स्क्रीन पर केंद्रित रहा, धीरे धीरे प्रोब को घुमा रहा था। मीना मैम बगल में खड़ी उस व्यक्ति के चेहरे पर बदलते भावों को देख रही थीं। जो शांत से तनावपूर्ण और फिर गंभीर हो गया। बिना किसी स्पष्टीकरण के मीना मैम समझ गईं कि स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल भी सरल नहीं था। अल्ट्रासाउंड खत्म होने के बाद आशा को वापस इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वो इतनी थक गई थी कि अब रो भी नहीं रही थी, बस हाँफ रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं। मीना मैम ने धीरे से उसके बालों को सहलाया, उसका नाम फुसफुसाया, इस डर से कि अगर वो बहुत गहरी नींद में सो गई तो वो फिर कभी नहीं उठेगी। एक डॉक्टर आया और अतिरिक्त रक्त परीक्षण और एक्सरे की तैयारी का अनुरोध किया। माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। तैयारी इतनी तेजी से हुई कि मीना मैम को किसी के रास्ते में न आने के लिए बस थोड़ा पीछे हटना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ भावनाओं को प्रक्रिया को धीमा करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हर बीतता मिनट एक बच्चे के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। परिणामों की प्रतीक्षा करते समय मीना मैम को इमरजेंसी रूम के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर अस्थायी रूप से बैठने का निर्देश दिया गया। उस स्थिति से वो अभी भी आधे अधूरे पर्दे के माध्यम से आशा को देख सकती थीं। वो बिस्तर और उलझे हुए तारों के बीच गतिहीन, भयावह रूप से छूटी पड़ी थीं। मीना मैम को पहली बार सांस लेने का समय मिला, लेकिन सांस भारी और छोटी थी। उनके दिमाग में सुबह के स्कूल के मैदान की छवि, छात्रों की हंसी और आशा की घबराई हुई आंखें जब उसने अपना पहला वाक्य कहा था, कौंध रही थीं। कुछ ही घंटों में सब कुछ पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ गया था। एक नर्स आई और मीना मैम से परिवार से संपर्क के बारे में पूछा। उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि स्कूल उसकी मां को फोन करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने घड़ी देखी। हर मिनट 1 घंटे जैसा लंबा लग रहा था। उन्होंने सोचा कि आशा की मां इस समय क्या कर रही होगी। क्या उसे पता होगा कि उसकी बेटी इमरजेंसी रूम में है, किसी गंभीर चीज का सामना कर रही है। इस विचार ने उनके दिल को जकड़ लिया, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर वो मां यहां होती तो डर शायद और भी बड़ा होता। जब डॉक्टर प्रारंभिक परिणामों के साथ लौटे तो उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। उन्होंने कहा कि आशा की हालत बहुत गंभीर है, उसे कड़ी निगरानी की आवश्यकता है और सर्जरी की संभावना है। मीना मैम ने सुना और उनके कान सुन्न हो गए। वो केवल एक ही सवाल पूछ सकीं, क्या वो खतरे में है? डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, केवल ये कहा कि वे हर संभव कोशिश करेंगे। वो जवाब एक ही समय में आशा और चेतावनी दोनों था। मीना मैम बिस्तर के पास वापस गईं। आशा का हाथ पकड़ा जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मैम, उसने इतनी कमजोर आवाज में फुसफुसाया कि लगभग सुनाई नहीं दे रहा था। क्या मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी? इस मासूम सवाल ने मीना मैम के आंसू निकाल दिए। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, तुम स्कूल वापस आओगी, तुम फिर से फिसल पट्टी पर खेलोगी, तुम फिर से पढ़ाई करोगी। उनके दिल में वो जानती थीं कि इस पल से आशा का बचपन एक ऐसे डर से बाधित हो गया था जो 7 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ा था। और उस ठंडे सफेद कमरे में मशीनों की नियमित आवाज के बीच मीना मैम ने महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ एक आपातकालीन मामला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की श्रृंखला की शुरुआत थी जो एक ऐसे बच्चे के बारे में उजागर होने वाली थी जिसने चुप्पी में बहुत कुछ सहा था। जब आशा को इमरजेंसी वार्ड में कड़ी निगरानी में रखा जा रहा था तो आसपास के वयस्कों को वे छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे,
जिन पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। एक नर्स को भर्ती प्रक्रिया के लिए उसके सामान की जांच का काम सौंपा गया। कुर्सी पर रखा उसका स्कूल बैग स्कूल के दूसरे बैगों से ज्यादा पुराना लग रहा था। पट्टियां घिस चुकी थीं, बैग का कोना कई बार धोने से फीका पड़ गया था। जब उसे खोला गया तो अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ नोटबुक, एक छोटी सी पेंसिल जिसे लगभग पूरा छील दिया गया था, एक प्लास्टिक का पेंसिल बॉक्स जिसका ढक्कन टूटा हुआ था, और एक छोटी सी पॉलीथीन की थैली जिसमें नाश्ता था। कोई कैंडी नहीं, कोई दूध का डिब्बा नहीं, सिर्फ एक सूखी सफेद रोटी जो अखबार में लापरवाही से लपेटी हुई थी। नर्स ने खाने की थैली को एक तरफ रख दिया। उसकी नजर सामान्य से अधिक समय तक उस पर टिकी रही, जैसे उसने अभी अभी कुछ परिचित पहचाना हो। लेकिन उसे जोर से कहना नहीं चाहती थी। जब उसने कागजात खोजने के लिए बैग के सामने वाले छोटे डिब्बे को खंगाला तो उसने गलती से एक कुचला हुआ बिल गिरा दिया। ये औद्योगिक क्षेत्र के पास एक किराने की दुकान का खरीद बिल था, जो कई बार मोड़ने के कारण स्याही फैल गया था। सामानों की सूची संक्षिप्त और दोहराव वाली थी। सस्ते इंस्टेंट नूडल्स, रोटी, सूखा पास्ता, मैदा, कुछ सस्ते बिस्कुट। कोई फल नहीं, कोई मांस नहीं, कोई दूध नहीं। नर्स ने उस कागज को कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ में रखा, फिर उसे सावधानी से मोड़कर फाइल ट्रे में रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में एक अस्पष्ट धारणा बन गई थी। ये सबसे खराब भोजन नहीं था जो उसने कभी देखा था, लेकिन ये उस तरह का खान पान था जो दिन ब दिन चलता रहता था। पेट भरने के लिए पर्याप्त, लेकिन एक बढ़ते शरीर को पोषण देने के लिए अपर्याप्त। पास में खड़ा एक युवा डॉक्टर नर्स द्वारा फाइल नीचे रखने पर बिल पर एक नजर डालता है। वो बहुत धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ता है और फिर धीरे से पूछता है, क्या बच्चे का परिवार बहुत गरीब है? नर्स ने सिर हिला दिया और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं थी। मीना मैम पास में खड़ी थीं। उस सवाल को सुनकर उनका दिल अचानक सिकुड़ गया। उन्हें अचानक याद आया कि दोपहर में आशा कैंटीन में बस कुछ निवाले चावल खाती थी और फिर बाहर जाने की अनुमति मांग लेती थी। कई बार वो कहती थी कि उसे भूख नहीं है, भले ही उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ये विवरण पहले नज़रअंदाज कर दिए गए थे, क्योंकि वे एक ऐसे स्कूल में बहुत आम थे जहां कई छात्र फैक्ट्री मजदूरों के बच्चे थे। लेकिन अब वे सभी अचानक एक भयावह तार्किक श्रृंखला में एक साथ फिट हो गए। एक अन्य डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड और प्रारंभिक रक्त परीक्षण के परिणामों की फिर से समीक्षा की, नोट्स लेते हुए, और अपने सहयोगी से कहा कि आशा की आंतों में सूजन और क्षति कुछ दिनों में नहीं बन सकती। ये एक लंबी, खामोश प्रक्रिया का परिणाम था जो महीनों, शायद सालों तक चली होगी। खराब अवशोषण, पुरानी सूजन। अनुपयुक्त आहार जैसे शब्द उनकी संक्षिप्त लेकिन भारी बातचीत में सामने आए। मीना मैम चुपचाप खड़ी रहीं, ऐसा महसूस कर रही थीं जैसे किसी ने सीधे उस सच्चाई की ओर इशारा किया हो जिससे वे सभी अब तक बचते रहे थे। आशा को अचानक दर्द नहीं हुआ था, उसे बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा था। बस कोई इतना करीब नहीं था कि ये महसूस कर सके, या किसी के पास अंत तक पूछने का समय नहीं था। इस बीच आशा बिस्तर पर थोड़ी हिली। उसने थकी हुई आंखों से चारों ओर देखा, फिर मीना मैम पर रुक गई। मैम, उसने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में फुसफुसाया, क्या मैं सबको परेशान कर रही हूं? इस सवाल ने मीना मैम और पास में खड़ी नर्स दोनों को चौंका दिया। कोई भी इस तरह से नहीं पूछता जब वो ड्रिप और मॉनिटर से जुड़े अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हो। सिवाय इसके कि जब उस बच्चे को खुद को हमेशा आखिरी में रखने की आदत हो। मीना मैम झुक गईं, सिर हिलाकर कहा, तुम किसी को परेशान नहीं कर रही हो, यहां हर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए है। आशा ने बहुत धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि इतना सुनना ही काफी था, और अपनी आंखें बंद कर लीं। इतनी थक गई थी कि और चिंता करने की ताकत नहीं बची थी। एक अन्य नर्स मेडिकल बीमा फाइल लेकर आई और परिवार की जानकारी के बारे में पूछा। जब पता चला कि आशा के पास केवल गरीब परिवार का बीमा कार्ड है, तो प्रक्रिया को और अधिक सत्यापन की आवश्यकता थी। कमरे में माहौल जैसे भारी हो गया। किसी में भी असुविधा नहीं दिखाई, लेकिन वो अदृश्य प्रशासनिक देरी हमेशा एक अव्यक्त दबाव बनाती है। मीना मैम ने डॉक्टरों को अपना काम जारी रखते हुए देखा, तेज और सावधान दोनों, और महसूस किया कि इस अस्पताल में आशा जैसे मामले दुर्लभ नहीं थे। उन परिवारों से आने वाले बच्चे जो दिन ब दिन जीने की कोशिश करते हैं, जहां हर खर्च का फैसला तत्काल भोजन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के बीच तौला जाना चाहिए।
एक बड़े डॉक्टर, जो ऐसी कहानियों के आदी लग रहे थे, ने फाइल में बिल को फिर से देखा और धीरे से आह भरी। उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने आशा को देखा तो उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति थी। वो जानते थे कि ऐसे परिवारों के लिए गलत खाना एक विकल्प नहीं बल्कि एक परिणाम था। वे सबसे सस्ता, सबसे पेट भरने वाला सामान खरीदते थे क्योंकि यही जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। किसी ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि वो भोजन अगर लंबे समय तक खाया जाए तो एक कुंद चाकू बन सकता है जो एक बच्चे के शरीर को हर दिन थोड़ा थोड़ा काटता है। मीना मैम बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गईं। अस्पताल में आने के बाद पहली बार जब उन्हें किसी के पीछे भागना या किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा। उन्होंने आशा को सफेद चादरों और ड्रिप लाइनों के भी छोटा सा देखा और अचानक एक पश्चाताप की भावना उमड़ पड़ी। अगर उन्होंने अधिक ध्यान दिया होता, अगर स्कूल के पास स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी करने की सुविधा होती, अगर ये समाज गरीबी के छोटे छोटे संकेतों के प्रति कम उदासीन होता, तो क्या ये कहानी इतनी दूर तक जाती? लेकिन इन सवालों से वर्तमान में कोई मदद नहीं मिली। इस समय एकमात्र महत्वपूर्ण बात ये थी कि आशा जीवित थी, उसके पास इलाज का मौका था और आसपास के वयस्क अंततः सच्चाई देखने लगे थे। जब एक नर्स आशा के लिए थोड़ा गर्म पानी लेकर आई तो उसने छोटे छोटे घूंटों में धीरे धीरे पिया और फिर धीरे से कहा, मुझे नूडल्स खाने की आदत है, मैं ठीक हूं। इस वाक्य ने मीना मैम को अपना चेहरा घुमाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये एक मासूम, दिल दहला देने वाले लहजे में बहुत कुछ कह गया। एक 7 साल की बच्ची को अभाव की, ठीक है कि स्थिति को स्वीकार करने की आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आशा को आदत थी। और वो आदत ही वो कारण थी जिसने उसकी बीमारी को इतने लंबे समय तक छिपाए रखा। इमरजेंसी वार्ड के ठंडे सफेद कमरे में मशीनों की नियमित आवाज के बीच आशा के जीवन के पहले सुराग धीरे धीरे सामने आए। आरोप या नाटकीय त्रासदियों के माध्यम से नहीं, बल्कि छोटी छोटी वस्तुओं, साधारण खाने की आदतों और एक बच्ची के माध्यम से जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा समझदार था। और उन सुरागों से एक बड़ी कहानी धीरे धीरे खुल रही थी, जो एक चिकित्सा मामले के दायरे से बहुत आगे तक जाती थी, उन छिपे हुए कोनों को छूती थी जिन्हें बहुत से वयस्कों ने अनजाने में इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया था। जब आशा इमरजेंसी रूम में गतिहीन लेटी थी, उसकी कहानी अस्पताल के गेट से बाहर निकलकर आनंद शांति प्राइमरी स्कूल में वापस फैलने लगी थी, एक अलग रास्ते से, तेज, अधिक विकृत और बहुत अधिक अनियंत्रित। सुबह का रिसेस अचानक बाधित हो गया। छात्रों को सामान्य से पहले उनकी कक्षाओं में वापस भेज दिया गया, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा इस वजह से खत्म नहीं हुई। खिड़कियों से चोरी छिपे झांकने, कानाफूसी करने से एक घटना जिसे केवल कुछ लोगों ने देखा था, अब जानकारी के कई बिखरे हुए टुकड़ों में बिखरने लगी थी। एक बच्चे ने कहा कि आशा बेहोश हो गई। दूसरे ने कहा कि उसका पेट एक गुब्बारे की तरह सूज गया था। किसी ने बड़ों से कुछ सुना और ये बात फैला दी कि ये शायद कोई बहुत गंभीर बीमारी है। इससे पहले कि कक्षा में वापस जाने की घंटी बजती, डर चुपचाप छात्रों की मासूम कल्पनाओं में बोया जा चुका था। दोपहर तक जब माता पिता अपने बच्चों को लेने आने लगे तो कहानी एक और स्तर पर पहुंच गई। कुछ छात्रों ने अपने माता पिता को नाटकीय ढंग से बताया, अपनी याददाश्त और भावनाओं के अनुसार विवरण जोड़ते हुए। जैसे ही एक माता पिता ने कहा, ये तो बहुत डरावना है, या पता नहीं उसके घर में क्या चल रहा है, सब कुछ तुरंत एक अलग दिशा में मुड़ गया। क्लास 2A का व्हाट्सएप ग्रुप, जो आमतौर पर केवल स्कूल शेड्यूल और होमवर्क के बारे में याद दिलाने के लिए इस्तेमाल होता था, अब ऑफ टॉपिक संदेशों से भरने लगा। शुरुआत में ये हानि रहित लगने वाले सवाल थे। आज सुबह स्कूल में क्या हुआ मैम? क्या ये सच है कि एक बच्ची को इमरजेंसी में ले जाया गया? क्या इससे हमारे बच्चों पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन बहुत जल्द सवाल अनुमानों में बदल गए। किसी ने एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सुना है कि आशा के घर में कोई समस्या है। किसी ने जल्दी से टाइप किया, मैंने अपने बच्चे से सुना कि उसका पेट बहुत बड़ा था, बहुत डरावना लग रहा था। 1 घंटे से भी कम समय में अफवाहें कक्षा के दायरे से बाहर फैलने लगी। एक अन्य माता पिता ने अनजाने में या जानबूझकर चैट का स्क्रीनशॉट लिया और उसे दूसरी कक्षा के माता पिता के ग्रुप में भेज दिया। वहां से कहानी में कई नए विवरण जोड़े गए। किसी ने अनुमान लगाया कि आशा को कोई संक्रामक बीमारी है।
किसी ने संदेह किया कि उसका परिवार अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करता है। किसी ने तो एक ऐसा वाक्य कह दिया जिसने बाद में पढ़ने वालों को भी सिहरा दिया। कहीं ये दुर्व्यवहार का मामला तो नहीं? ये शब्द बिना किसी सबूत के फोन स्क्रीन पर ठंडे रूप से दिखाई दिए। कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये एक चिंता की लहर पैदा करने के लिए काफी था, जो स्कूल की किसी भी आधिकारिक घोषणा से तेज फैल गई। आनंद शांति प्राइमरी स्कूल के प्रशासन को फोन आने लगे। कुछ ने सच्ची चिंता के साथ पूछताछ की, कुछ ने पूछताछ के लहजे में सवाल किए। क्या स्कूल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? ऐसी घटना कैसे हो गई? मेरा बच्चा उसी क्लास में पढ़ता है। क्या कोई खतरा है? प्रिंसिपल ने अनुमत सीमा के भीतर जवाब देने की कोशिश की, इस बात पर जोर देते हुए कि ये एक चिकित्सा मामला था, कि स्कूल ने उचित प्रक्रिया का पालन किया था। लेकिन हर जवाब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक ऐसे जाल को सिलने की कोशिश कर रहे हों जिसमें बहुत सारे छेद थे। सोशल मीडिया सच्चाई का इंतजार नहीं करता, और अफवाहें हमेशा किसी भी स्पष्टीकरण से आगे चलती हैं। मीना मैम अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठी थीं। उनका फ़ोन लगातार बज रहा था। सहकर्मियों, प्रशासन और एक परिचित माता पिता के संदेश। कुछ आशा की हालत के बारे में पूछ रहे थे, कुछ ने सीधे पूछा, क्या उसके परिवार में कोई समस्या है मैम? उन्होंने पढ़ा और महसूस किया कि उनके हाथ ठंडे हो गए हैं। वो जवाब देना चाहती थी, कहना चाहती थी कि किसी को भी पूरी कहानी नहीं पता, कि जल्दी से फैसला ना करें। लेकिन वो ये भी समझती थी कि इस समय कोई भी शब्द अगर गलत तरीके से काटा या प्रस्तुत किया गया तो एक बड़ी आग के लिए चिंगारी बन सकता है। अंत में उन्होंने चुप रहना चुना, एक भारी और असहाय चुप्पी। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजने पर भी फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। वे छात्रों के साथ घर गईं, खाने की मेज पर आईं और वयस्कों के बीच बातचीत में दिखाई दी। कुछ माता पिता ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन कई ने सतर्कता के लहजे में कहा, गरीब घर है, पता नहीं कैसा खाते पीते होंगे, बच्चों को इस तरह की बीमारी होना जरूर कोई बात है। ये बातें जरूरी नहीं कि दुर्भावनापूर्ण थीं, लेकिन वे एक खतरनाक आदत को दर्शाती हैं, पूरी स्थिति को समझे बिना आरोप लगाना और दोष देना। किसी ने ये नहीं पूछा कि एक बच्ची ने कितने समय तक दर्द सहा। किसी ने ये नहीं पूछा कि उसने चुप रहने की कितनी कोशिश की। सबसे ज्यादा चिंता का विषय उनकी अपनी सुरक्षा की भावना थी। शाम तक उस इलाके के एक माता पिता के व्यक्तिगत फेसबुक पर एक छोटी सी पोस्ट दिखाई दी, जिसमें नाम नहीं था, लेकिन इशारा काफी था। आज सुबह मेरे घर के पास एक प्राइमरी स्कूल में एक बच्ची को बहुत डरावनी हालत में इमरजेंसी में ले जाया गया। उम्मीद है कि सभी माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और एक सुरक्षित स्कूल का माहौल चुनेंगे। उस पोस्ट पर जल्दी ही दर्जनों कमेंट्स आ गए। कुछ पूछ रहे थे, कुछ अनुमान लगा रहे थे। कुछ ने दृढ़ता से कहा कि स्कूल जरूर जानकारी छिपा रहा है। आनंद शांति प्राइमरी स्कूल का नाम कमेंट्स में दिखाई देने लगा, जिससे पूरी तरह से असंबंधित लोगों की भी जांच भरी नजरें उस पर टिक गईं। अस्पताल के कमरे में आशा को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। वो केवल ये जानती थी कि हर बार जब वो आंखें खोलती, मीना मैम वहीं होती थीं, कि डॉक्टर अभी भी आ जा रहे थे और कि उसका पेट अभी भी हल्का हल्का दर्द कर रहा था। लेकिन बाहर उसकी एक अलग छवि बनाई जा रही थी, सच्चाई से नहीं बल्कि वयस्कों के डर और कल्पना से। मीना मैम ने यह सोचा और उनका दिल भारी हो गया। उन्हें डर था कि जब आशा ठीक होकर स्कूल लौटेगी तो उसे न केवल अस्पताल की यादों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अपने दोस्तों की अजीब नज़रों और मासूम लेकिन अनजाने में चोट पहुंचाने वाले सवालों का भी सामना करना पड़ा। स्कूल प्रशासन को माता पिता को एक संक्षिप्त नोटिस भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ये एक व्यक्तिगत चिकित्सा घटना थी जिसमें कोई संक्रमण का खतरा नहीं था और सभी से अफवाहें ना फैलाने का अनुरोध किया गया। लेकिन वो नोटिस हालांकि आवश्यक था, उन संदेशों की गति की तुलना में देर से आया जो पहले ही फैल चुके थे। कुछ माता पिता सहमत हुए और चुप हो गए, लेकिन कुछ ने ये कहकर प्रतिक्रिया दी कि बस स्पष्टता के लिए पूछ रहे थे या रोकथाम के लिए जानना भी अच्छा है। किसी ने नहीं सोचा कि हर बार जब वे कहानी को अपने तरीके से दोहराते तो वे अनजाने में एक 7 साल की बच्ची के जीवन को विकृत कर रहे थे। मीना मैम ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा, एक एक करके सूचनाओं को बंद किया और पहली बार गुस्सा महसूस किया। जिज्ञासा पर गुस्सा नहीं, बल्कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने पर गुस्सा।
वो समझती थीं कि ये समाज पहले चर्चा करने और बाद में सहानुभूति रखने का आदी है, अगर समय हो तो। और वो जानती थीं कि जब आशा पूरी तरह से होश में आएगी तो उसे न केवल शारीरिक रूप से ठीक होने की आवश्यकता होगी, बल्कि उन फुसफुसाहटों से भी बचाने की आवश्यकता होगी जिन्हें उसने कभी शुरू नहीं किया था। उस खामोश उथल-पुथल में एक बात और स्पष्ट हो गई। आशा का संकट केवल अस्पताल के बिस्तर पर नहीं था, बल्कि समाज में भी फैल गया था, जहां सच्चाई को हमेशा अफवाहों से आगे निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब डॉक्टर वर्मा हाथ में फाइल लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए तो कमरे में माहौल जैसे एक पल के लिए थम सा गया। उन्होंने ना तो जल्दबाजी की और ना ही बात को लंबा खींचा। बस बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए 1 सेकंड रुके। एक अनुभवी डॉक्टर के रूप में वो ऐसी सच्चाइयां कहने के आदी थे जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन ये कभी आसान नहीं हुआ था। खासकर जब मरीज एक बच्चा हो। मीना मैम उन्हें देखते ही उठ खड़ी हुईं। उनकी आंखों में उम्मीद और डर का मिला-जुला भाव था। डॉक्टर के गंभीर लेकिन शांत चेहरे को देखकर वो समझ गईं कि आशा की हालत सरल नहीं थी, लेकिन अभी भी उम्मीद थी। वर्मा ने धीरे धीरे ऐसे शब्दों का चयन करते हुए बोलना शुरू किया जिन्हें एक गैर चिकित्सकीय व्यक्ति भी समझ सके। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि आशा को आंतों में गंभीर रुकावट है, जिसकी सबसे अधिक संभावना आंतों में घुमाव यानी वॉल्वुलस के कारण है। ये एक खतरनाक स्थिति है जो अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो जानलेवा हो सकती है। आंतों में घुमाव शब्द सुनते ही मीना मैम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिस बात ने उन्हें वास्तव में चौंका दिया वो अगला वाक्य था। डॉक्टर ने समझाया कि आशा की आंतों में क्षति कुछ दिनों में नहीं बनी थी, बल्कि ये एक लंबी खामोश सूजन प्रक्रिया का परिणाम थी, जिसने समय के साथ आंतों की संरचना को कमजोर कर दिया था। इसका मतलब था कि उसके शरीर को अंतिम आपातकालीन संकेत भेजने से पहले बहुत लंबे समय तक सहना पड़ा था। डॉक्टर एक पल के लिए रुके और फिर आशा को सीलियाक रोग या ग्लूटेन असहिष्णुता होने की संभावना के बारे में बात की। उन्होंने समझाया कि इस बीमारी वाले बच्चों के लिए लंबे समय तक ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से आंतों में सूजन, पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी और अगर जल्दी निदान ना हो तो कई गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। ये स्पष्टीकरण मीना मैम के दिमाग में दर्दनाक रूप से जुड़ते हुए टुकड़ों की तरह गूंज रहे थे। उन्हें उसके बैग में सूखी रोटी, सस्ते इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट, अधूरे छोड़े गए भोजन की याद आई। ये सभी अब बिखरे हुए विवरण नहीं थे, बल्कि कारण बन गए थे। जब डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी के कई लक्षण सामान्य पेट दर्द से आसानी से भ्रमित हो सकते हैं, खासकर उन परिवारों में जिनके पास नियमित जांच की सुविधा नहीं है, तो मीना मैम ने अपनी छाती में एक भारीपन महसूस किया। किसी ने जानबूझकर आशा की बीमारी को नजरअंदाज नहीं किया था। ये इसलिए छूट गई क्योंकि ये बहुत खामोश थी, गरीबी के कारण और एक बच्चे के कारण जिसने बहुत जल्दी चुप रहना सीख लिया था। डॉक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि ये कोई दुर्लभ मामला नहीं है और ना ही ये किसी एक व्यक्ति की गलती है, बल्कि ये कई परस्पर जुड़े कारकों का परिणाम है। रहने की स्थिति, आहार और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि आशा की वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है और आंतों के घुमाव को ठीक करने और नेक्रोसिस, ऊतक मृत्यु के खतरे से बचने के लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। ऑपरेशन में ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। लेकिन डॉक्टरों की टीम तैयार थी। मीना मैम ने सुना और ऐसा महसूस किया जैसे एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई हो। सर्जरी, इन 2 शब्दों में बहुत सारा डर था, खासकर जब ये सिर्फ 7 साल के एक छोटे से शरीर से जुड़ा हो। लेकिन डॉक्टर की आवाज में निराशा का कोई भाव नहीं था। इससे उन्हें एक नाजुक विश्वास पर टिके रहने में मदद मिली कि आशा के पास अभी भी एक मौका है। जब मीना मैम ने पूछा कि क्या आशा बच जाएगी, तो डॉक्टर ने एक निश्चित वादे के साथ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कभी भी पूर्ण गारंटी नहीं देती, लेकिन समय पर हस्तक्षेप के साथ ठीक होने की संभावना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद आशा को पूरी तरह से अलग आहार और दीर्घकालिक चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता होगी। ये सिर्फ एक आपातकालीन मामला नहीं था, बल्कि उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मीना मैम ने सिर हिलाया,
ये स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए कि इस पल से कहानी एक अलग, गहरे और व्यापक स्तर पर चली गई थी। बातचीत के बाद मीना मैम वार्ड में वापस गईं। आशा चुपचाप लेटी थी। उसका चेहरा पीला था, होंठ सूखे थे, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से उसकी सांसें अब अधिक नियमित थीं। वो बिस्तर के पास बैठ गईं और उसका हाथ पकड़ लिया। आशा ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र धुंधली और थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उन्हें खोजने की कोशिश की। मैम, डॉक्टर ने क्या कहा? उसने धीरे से पूछा। मीना मैम 1 सेकंड के लिए झिझकीं, फिर सच बोलने का फैसला किया, लेकिन धीरे से, कि उसके पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि अंदर एक जगह उलझ गई है और डॉक्टर उसे ठीक कर देंगे। आशा चुपचाप सुनती रही। फिर एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? इस सवाल ने मीना मैम का गला रुंध दिया। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया, ये पुष्टि करते हुए, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे शरीर को बस मदद की जरूरत है। इमरजेंसी वार्ड के एक अन्य कोने में डॉक्टर मामले के बारे में एक दूसरे से बात करना जारी रखे हुए थे। वे उन संकेतों के बारे में बात कर रहे थे जो दिखाते थे कि बीमारी लंबे समय से बढ़ रही थी। और अगर आशा को समय पर नहीं लाया जाता तो क्या हो सकता था? ये बातचीत दोषारोपण करने वाली नहीं थी, बल्कि कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूद खामियों की एक खामोश स्वीकृति की तरह थी। किसी ने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन हर कोई समझता था कि अगर परिस्थितियां थोड़ी अलग होती, अगर थोड़ा और ज्ञान होता, अगर थोड़ा और समय होता, तो शायद इस मामले का पहले ही पता चल जाता। मीना मैम चुपचाप बैठीं, मॉनिटर की नियमित बीप सुन रही थीं और एक ऐसी भावना महसूस कर रही थीं जिसे नाम देना मुश्किल था। ये सिर्फ आशा के लिए चिंता नहीं थी, बल्कि वहां बाहर के अन्य बच्चों के बारे में एक देर से हुई जागृति थी। वे बच्चे जो शायद उसी की तरह चुप्पी में सह रहे हों। उन्होंने महसूस किया कि ये कहानी एक अकेली दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि कुछ दर्द रोने से व्यक्त नहीं होते और कुछ बीमारियां तब तक नहीं उभरती जब तक बहुत देर ना हो जाए। जब डॉक्टर आशा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी के लिए वापस आए, तो उन्होंने मीना मैम से कहा कि वो तब तक रुक सकती हैं जब तक उसे ले जाया नहीं जाता। आशा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में चिंता थी। आप यहीं मेरा इंतजार करना। ठीक है, उसने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। मीना मैम ने सिर हिलाकर वादा किया कि वो रुकेंगी। उस पल में सफेद रोशनी और कीटाणुनाशक की गंध के बीच चिकित्सा सच्चाई को अंततः नाम दिया गया था। लेकिन उसी समय एक और सच्चाई भी स्पष्ट रूप से सामने आई। आशा की बीमारी सिर्फ उसकी आंतों में नहीं थी, बल्कि गरीबी की लंबी चुप्पी, अज्ञानता और एक ऐसे समाज में भी थी जो त्रासदी को तभी देखता है जब वो बहुत स्पष्ट हो जाती है। आशा थोड़ी देर की बेहोशी के बाद होश में आई। पेट में दर्द अब पहले की तरह तेज नहीं था, लेकिन अभी भी एक भारीपन के साथ हल्का हल्का महसूस हो रहा था, जैसे अंदर से कोई चीज कसकर दबा रही हो। इमरजेंसी रूम में रोशनी अब धीमी हो गई थी, तेज कदमों की आवाज भी कम हो गई थी। केवल उसके कान के पास हार्ट रेट मॉनिटर की नियमित बीप की आवाज आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। ये समझने में कुछ सेकंड लगे कि वो अस्पताल में है। फिर उसकी नज़र मीना मैम पर पड़ी। उस नज़र में स्कूल के मैदान जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अलग भावना थी, जो थकान, राहत और एक खामोश चिंता का मिश्रण थी, जो अभी तक गायब नहीं हुई थी। मीना मैम झुक गईं और पूछा कि क्या उसे बहुत दर्द हो रहा है। आशा ने बहुत धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो स्वीकार नहीं करना चाहती हो। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर अचानक पूछा, क्या माँ को पता चल गया मैम? ये सवाल एक सांस की तरह हल्का था, लेकिन इसने मीना मैम को चौंका दिया। उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल माँ से संपर्क कर रहा है, कि शायद उसकी माँ जल्दी आ जाएंगी। ये सुनकर आशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी पलकें कांप रही थीं। वो रोई नहीं, बस एक गहरी सांस ली, एक ऐसी गहरी सांस जो 7 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ी थी। एक डॉक्टर और नर्स ऑपरेशन की तैयारी के लिए उसे ले जाने से पहले उसकी स्थिति की फिर से जांच करने के लिए आए। जब वे ड्रिप को समायोजित कर रहे थे और कुछ सरल सवाल पूछ रहे थे, तो आशा ने बहुत विनम्रता और धीरे से जवाब दिया। जब वे चले गए तो कमरा फिर से शांत हो गया। मीना मैम बिस्तर के पास बैठ गईं, बिना किसी जल्दबाजी के, बस इंतजार कर रही थीं।
और उस चुप्पी में आशा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी, जैसे हर शब्द को एक अदृश्य बाधा को पार करना पड़ रहा हो। उसने कहा कि उसके पेट में बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा था। इतना लंबा कि उसे ठीक से याद भी नहीं कि कब से। शुरू में ये सिर्फ हल्का दर्द था जो आता और चला जाता था, जैसे भूख लगने पर होता है, इसलिए उसने सोचा कि ये कुछ भी नहीं है। आशा ने बताया कि कई रातें जब माँ रात की शिफ्ट में काम करने चली जाती थीं, तो वो बिस्तर पर सिकुड़कर लेट जाती थी, पेट पकड़कर, और रोने से बचने के लिए तकिया कसकर काट लेती थी। उसे डर लगता था कि कहीं उसका बड़ा भाई राजू जाग ना जाए, क्योंकि वो दिन भर स्कूल के बाद थक जाता था और फिर उसे और छोटी बहन को भी संभालना पड़ता था। कई बार जब दर्द बहुत ज़्यादा होता तो वो किराए के घर के बरामदे में जाकर बैठ जाती, जहाँ थोड़ी ठंडी हवा चलती थी, ये सोचकर कि इससे बेहतर महसूस होगा। उसे धीरे धीरे उस भावना की आदत हो गई, इतनी आदत कि जब दर्द नहीं होता तो उसे अजीब लगता, जैसे उसके शरीर में कुछ परिचित चीज की कमी हो। मीना मैम ने सुना और उनका दिल दुख से भर गया। आशा ने अपनी धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहना जारी रखा। उसने कहा कि उसने अपनी माँ को बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि माँ बहुत थक जाती थी। हर सुबह माँ बस थोड़ी देर सो पाती थी और फिर जल्दी जल्दी काम पर जाने की तैयारी करती थी। माँ अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरती, पूछती कि क्या वो अच्छी है, क्या उसने पढ़ाई की, और फिर जल्दी से चली जाती थीं। आशा माँ की लंबी चिंताओं की सूची में एक और समस्या नहीं बनना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर ये सिर्फ पेट दर्द है तो थोड़ा सहना ठीक है। उसे खुद से ऐसा कहने की आदत हो गई थी। उसने बताया कि स्कूल में कुछ दिन पेट में इतना दर्द होता था कि वो खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे डर था कि दोस्त पूछेंगे। उसे डर था कि अगर वो बताएगी तो सब लोग चिंता करेंगे, फिर माँ को स्कूल बुलाएंगे, फिर माँ को काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, और फिर पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे। ये विचार उसे किसी ने नहीं सिखाए थे, बल्कि एक ऐसे बच्चे के दिमाग में खुद ही बन गए थे जो अभाव में काफी समय से जी रहा था। आशा ने ये बात एक शांत लहजे में कही, जैसे वो एक बहुत ही सामान्य बात बता रही हो, और यही शांति उस कहानी को कई गुना अधिक दर्दनाक बना रही थी। मीना मैम ने पूछा कि उसने आज सुबह क्यों बताया। उसने पहले की तरह चुप रहना जारी क्यों नहीं रखा। आशा थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, आज सुबह मुझे अपना पेट बहुत अलग लगा। ये पहले से ज्यादा तना हुआ और दर्दनाक था, इतना दर्दनाक कि मैं डर गई। मुझे डर था कि अगर मैं सहती रही तो मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती मैम, उसने बड़ी आंखों से कहा। उसकी नज़र दर्दनाक रूप से सच्ची थी, लेकिन मैं माँ को दुखी भी नहीं करना चाहती। इस वाक्य ने मीना मैम के आंसू रोक नहीं पाए। वो दो भाइयों के बीच खड़ी थी और उसे अंतिम क्षण में मदद के लिए पुकारना पड़ा। आशा ने कहा कि जब वो फिसल पट्टी के पीछे लेटी थी तो उसने मैम को बुलाने से पहले बहुत देर तक सोचा। उसने सोचा कि अगर वो बुलाएगी तो सबको पता चल जाएगा, शोर होगा, बात बड़ी हो जाएगी। लेकिन उस समय दर्द ने उसे और सोचने का समय नहीं दिया। उसने कहा कि उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, अगर कुछ हो जाता है तो कम से कम मीना मैम को पता होगा कि उसे बहुत दर्द हुआ था। ये कोई शिकायत नहीं थी। बस एक ऐसे बच्चे की बहुत छोटी सी इच्छा थी जिसे भुला दिए जाने का डर था। मीना मैम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक ऐसे अकेलेपन को पकड़ रही हैं जो बहुत लंबे समय से जमा हो गया था। उन्होंने कहा कि वो बहुत बहादुर थी, कि बोलना परेशान करना नहीं बल्कि खुद की रक्षा करना है। आशा ने ये सुनकर बहुत धीरे से सिर हिलाया। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अंतर्निहित चिंता थी। उसने पूछा कि क्या उसे बाद में अलग तरह से खाना पड़ेगा, क्या इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। इस सवाल ने मीना मैम का गला रुंध दिया, क्योंकि ये दिखाता था कि ऑपरेशन का सामना करते हुए भी उसकी सबसे बड़ी चिंता परिवार पर बोझ बनना थी। जब नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की सूचना देने के लिए वापस आई तो आशा ने मीना मैम का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, मैम, माँ को मत बताना कि मैंने इतने लंबे समय तक दर्द छिपाया। मुझे डर है कि माँ रोएंगी। ये सलाह उनके दिल में एक गहरे घाव की तरह थी। उन्होंने सिर हिला दिया। हालांकि वो जानती थीं कि सच्चाई जल्द या बाद में सामने आनी ही थी,
लेकिन उस पल में सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी सुरक्षा की भावना थी। आशा को ले जाया गया सफेद बिस्तर पर छोटी सी। उसकी आंखें मीना मैम का पीछा करती रहीं जब तक वो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पीछे गायब नहीं हो गई। वो वहीं खड़ी रहीं, उनका हाथ अभी भी हवा में था, जैसे वो अभी भी उसे पकड़े हुए हों। उनके दिमाग में उसके कहे हर शब्द, चुप्पी में दर्दनाक रातों का हर विवरण गूंज रहा था। वो समझ गई कि ये स्वीकारोक्ति सिर्फ आशा की अपनी कहानी नहीं थी, बल्कि कई अन्य बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज थी। वे बच्चे जिन्होंने सहना जल्दी सीख लिया था, जितना उन्हें सीखना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि वे उस व्यक्ति के लिए बोझ नहीं बनना चाहते थे जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उस दिन देर शाम जब आशा का ऑपरेशन अस्पताल में तैयार किया जा रहा था, रेखा जी, वार्ड की एक सामाजिक कार्यकर्ता, औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित एक पुरानी चौल के सामने अपनी गाड़ी रोकी। चौल में जाने वाली गली इतनी संकरी थी कि 2 मोटरसाइकिलों का एक दूसरे से बचना भी मुश्किल था। सड़क पर पैचवर्क के निशान थे। वो ऐसी जगहों की आदी थीं, लेकिन हर बार अंदर जाते समय उनका मन भारी हो जाता था, क्योंकि यहाँ के घर अक्सर अपनी बाहरी दिखावट से कहीं ज्यादा कहानियां छिपाए होते थे। जाने से पहले उन्हें केवल एक संक्षिप्त पता और कुछ पंक्तियों की जानकारी दी गई थी। 7 साल की बच्ची इमरजेंसी में भर्ती, पारिवारिक परिस्थितियों का संदेह, सत्यापन की आवश्यकता है। कोई भी शब्द आरोप लगाने वाला नहीं था, लेकिन यह समझने के लिए पर्याप्त था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। आशा के परिवार का कमरा कतार के अंत में था। नीले रंग का लोहे का दरवाजा कई जगहों से उखड़ चुका था। रेखा जी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार खटखटाने पर दरवाजा थोड़ा सा खुला और राधा का थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। आशा की माँ। राधा की आंखें लाल थीं, बाल जल्दबाजी में पीछे बंधे हुए थे और फैक्ट्री की वर्दी ऐसी लग रही थी जैसे रात की शिफ्ट के बाद बदलने का समय ही न मिला हो। रेखा जी को देखते ही राधा कांपती आवाज में बोल पड़ी, क्या मेरी बच्ची के साथ कुछ हुआ है मैडम? इस सवाल ने रेखा जी को एक पल के लिए रोक दिया। ये वो बचाव या विरोध नहीं था जिसका वो अक्सर सामना करती थीं, बल्कि एक माँ का नग्न भय था जो जानती थीं कि उसने शायद कुछ महत्वपूर्ण नजरअंदाज कर दिया है। रेखा जी ने संक्षिप्त योग से अपना परिचय दिया और अंदर आने की अनुमति मांगी। कमरा केवल 10 वर्ग मीटर से थोड़ा बड़ा था। छत के बीच में लटके एक बल्ब के कारण रोशनी कम थी। जगह उन लोगों के तरीके से साफ सुथरी थी जिनके पास दिखाने के लिए ज्यादा सामान नहीं होता। एक लोहे का बिस्तर दीवार के सहारे, एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और एक छोटा कोना जहां एक मिनी गैस स्टोव रखा था। फर्श पर बच्चों के टूटे फूटे खिलौने थे। एक पुराना स्कूल बैग दीवार के सहारे टिका हुआ था। कोई अव्यवस्था नहीं, कोई गंदगी नहीं, बस गरीबी और तंगी। एक बहुत ही परिचित प्रकार की गरीबी जो शोर नहीं करती लेकिन लगातार बनी रहती है। कमरे के अंदर से लगभग 13 साल का एक लड़का बाहर आया, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। वो आशा का बड़ा भाई था। अजनबी को देखकर वो चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सतर्कता लेकिन थकान थी। रेखा जी ने उसे नमस्ते कहा और फिर पूछताछ की। लड़के ने संक्षिप्त और विनम्रता से जवाब दिया, जैसे उसे बड़ों की जगह बात करने की आदत हो। जब रेखा जी ने आशा के बारे में पूछा तो उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसे पेट में दर्द बहुत समय से था, लेकिन वो कहती थी कि अब ठीक है, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं होगी। इस वाक्य में उदासीनता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे बच्चे की बेबसी थी जिसे बहुत जल्दी जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। राधा एक कुर्सी पर बैठ गई, दोनों हाथों को आपस में गूंथ लिया और बताया कि कुछ महीनों से आशा को अक्सर पेट दर्द होता था और वो कम खाती थी। उन्होंने सोचा कि उसे केवल हल्का पेट दर्द या अनियमित खाने के कारण पाचन समस्या है। उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का इरादा किया था, लेकिन फिर पैसे, काम की शिफ्ट और ये सोचकर कि कुछ दिन और देख लेते हैं, वो टालती रहीं। हर बार जब आशा कहती कि वो बेहतर महसूस कर रही हैं, तो वो विश्वास कर लेती थीं। या खुद को विश्वास करने के लिए मजबूर करती थीं। ये कहते कहते राधा की आवाज भर आई, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बच्ची को अकेले सहने नहीं देती, उन्होंने कहा। आंसू उनकी खुरदुरी हथेली पर गिर पड़े। रेखा जी ने बिना टोके, बिना जल्दबाजी में नोट्स लिए सुना।
कई वर्षों के अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात गलती खोजना नहीं, बल्कि समझना है। उन्होंने कमरे के कोने में रखे छोटे फ्रिज को खोला। अंदर केवल कुछ पुराने अंडे, एक मुरझाई हुई सब्जी की थैली, मछली की चटनी की एक बोतल और कुछ इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट थे। फ्रीजर खाली था। उन्होंने नहीं पूछा क्यों, क्योंकि जवाब स्पष्ट था। ये लापरवाही नहीं थी, बल्कि क्षमता की सीमा थी। वो वापस मुड़ी और धीरे से राधा से उनके दैनिक कार्यक्रम के बारे में पूछा। राधा ने कहा कि वो लगातार रात की शिफ्ट में काम करती हैं, क्योंकि उस शिफ्ट में दिन की तुलना में वेतन अधिक होता है। वो बस कुछ घंटे सोने का समय निकाल पाती हैं और फिर अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। सब कुछ जीवित रहने के लिए व्यवस्थित किया गया था, ना कि आराम से जीने के लिए। रेखा जी ने एक बार फिर कमरे के चारों ओर देखा, सबूत खोजने के लिए नहीं, बल्कि एक तस्वीर को एक साथ जोड़ने के लिए। एक थकी हुई माँ, एक बड़ा बच्चा जिसे जल्दी वयस्क बनना पड़ा, एक छोटा बच्चा जो चुप रहने का आदी था। दुर्व्यवहार का कोई संकेत नहीं, जानबूझकर उपेक्षा का कोई संकेत नहीं, केवल गरीबी और जानकारी की कमी का एक दुष्चक्र था। रेखा जी ने धीरे धीरे कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दंडित करना या बच्चे को परिवार से अलग करना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है कि आशा और उसके परिवार को आवश्यक सहायता मिले। ये सुनकर राधा के कंधे थोड़े झुक गए, जैसे एक बोझ का हिस्सा उतर गया हो। मुझे बस डर था कि लोग मुझे एक बुरी मां समझेंगे, उन्होंने कहा। रेखा जी ने सिर हिलाकर कहा, इस कमरे में कदम रखे बिना किसी को भी ऐसा निष्कर्ष निकालने का कोई अधिकार नहीं है। जाने से पहले रेखा जी ने परिवार की स्थिति को नोट किया, उन सहायताओं के बारे में बताया जिनसे उन्हें जोड़ा जा सकता है, चिकित्सा, पोषण, स्कूल। उन्होंने बड़े भाई को समझाया कि उसने मां की मदद करने की कोशिश में कोई गलती नहीं की, लेकिन अब से वयस्क मिलकर बोझ उठाएंगे। लड़के ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसने अभी भी एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश की। जब रेखा जी उस संकरी गली से बाहर निकली तो शाम ढलने लगी थी। मोटरसाइकिलों की आवाज, काम से लौटते मजदूरों की आवाजें मिलकर एक परिचित ध्वनि बना रही थीं, जो एक श्रमिक क्षेत्र की पहचान थी। वो एक पल के लिए रुकीं, चौल की कतार को फिर से देखा, जिसमें कोई अपराध नहीं था, कोई भयानक रहस्य नहीं था जैसा कि अफवाहों ने बुना था। केवल वे लोग थे जो हर दिन जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे, और एक बच्चा जिसने चुप्पी में बहुत कुछ सहा था। वो जानती थीं कि उनकी रिपोर्ट केवल सूखे शब्द नहीं होगी, बल्कि एक महत्वपूर्ण पुष्टि होगी। आशा को छोड़ा नहीं गया था। वो केवल एक ऐसी परिस्थिति में पैदा हुई थी जहां सहायता प्रणाली बहुत देर से पहुंची थी, और इस पल से इस सच्चाई को उसे किसी भी फैसले से बचाने के लिए कहने की जरूरत थी। रेखा जी के जाने के बाद किराए का कमरा एक भारी चुप्पी में डूब गया। राधा प्लास्टिक की कुर्सी पर गतिहीन बैठी थीं, दोनों हाथ उनकी गोद में ढीले पड़े थे। उनकी आंखें सामने के खालीपन में टिकी थीं, जैसे आसपास की सभी आवाजें सोख ली गई हों। बेटी अस्पताल में है, ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ये खबर उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिछले कई महीनों से वो काम के चक्र में जी रही थीं। रात की शिफ्ट के बाद दिन की शिफ्ट, बस जल्दी से खाने, अधूरी नींद लेने और फिर से शुरू करने का समय था। बाकी सब कुछ, यहां तक कि उनकी बेटी का बार बार होने वाला पेट दर्द भी पीछे धकेल दिया गया था। इसलिए नहीं कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करती थीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर को टालने की आदत हो गई थी। बड़ा बेटा राजू ने छोटे बच्चे को गद्दे पर लेटा दिया और फिर दीवार के सहारे खड़ा हो गया, हाथ बांधे हुए, जैसे खुद को कांपने से रोक रहा हो। राजू ने मां और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच की सारी बातचीत सुनी थी। हर शब्द उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। उसने मां को दोष नहीं दिया, ना ही खुद को, लेकिन एक अस्पष्ट अपराध बोध की भावना अभी भी बनी हुई थी। उसे याद आया कि कई बार आशा पेट पकड़कर सिकड़ी बैठी रहती थी, कहती थी अब ठीक है, और उसने विश्वास कर लिया था। उसे याद आया कि वे जल्दी जल्दी के डिनर जब केवल इंस्टेंट नूडल्स और गर्म पानी होता था, और उसने अपनी बहन से पेट भरने के लिए थोड़ा और खाने को कहा था। राजू के दिमाग में हर छोटी छवि एक बड़े सवाल में बदल गई, जिसे वो कहने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर मैंने अधिक ध्यान दिया होता,
अगर मैंने माँ को पहले बताया होता तो क्या सब कुछ अलग होता? राधा ने अंततः अपनी खुरदरी और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो जानती थीं कि उन्होंने पर्याप्त नहीं किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि और क्या करना है। एक मजदूर का वेतन केवल किराया, बिजली, पानी और बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए पर्याप्त था। हर बार जब वो अस्पताल के बारे में सोचती तो वो उन बिलों के बारे में सोचती जिनका भुगतान करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उन्होंने खुद को ये कहकर शांत कर लिया था कि बच्चों को पेट दर्द होना आम बात है, कि ये गुजर जाएगा। ये कहते कहते उन्होंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उनके कंधे कांप रहे थे। जोर से रोने की आवाज नहीं थी, बस एक ऐसे व्यक्ति की तेज सांसें थीं जिसने बहुत लंबे समय से खुद को रोक रखा था। राजू पास आया, मां के बगल में बैठ गया, अजीब तरह से, ये नहीं जानते हुए कि उनकी पीठ पर हाथ रखने के अलावा क्या करना है। उसने अपनी मां को कभी इतना कमजोर नहीं देखा था। राजू की आंखों में मां हमेशा सहने वाली थी, शिकायत ना करने वाली, जो किसी भी कठिनाई के बावजूद सब कुछ संभाल सकती थी। लेकिन अब इस सच्चाई का सामना करते हुए कि उसकी बहन इतने लंबे समय से दर्द में थी, वो छवि टूटने लगी थी। राजू को एक ही समय में प्यार और डर दोनों महसूस हुआ। उसे डर था कि उसका परिवार एक खतरनाक सीमा के बहुत करीब खड़ा था, जिसे किसी ने महसूस नहीं किया था। छोटा सा कमरा जैसे और सिकुड़ गया जब अंधेरा छा गया। गली में गाड़ियों की आवाजें नियमित रूप से गूंज रही थीं, ये याद दिलाते हुए कि बाहर की दुनिया अभी भी चल रही थी, भले ही इस कमरे में सब कुछ रुक गया था। राधा उठी, फ्रिज खोला और अंदर देखा, जैसे उम्मीद कर रही हों कि कुछ अलग मिलेगा। लेकिन सब कुछ वैसा ही था। कुछ नूडल्स के पैकेट, मछली की चटनी की एक बोतल, कुछ पुराने अंडे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, फ्रिज के सहारे अपनी पीठ टिकाई और गहरी सांस ली। पहली बार उन्होंने खुद को ये सोचने की अनुमति दी कि शायद ये सहते रहो वाली जीवन शैली अपनी सीमा पर पहुंच गई है। राजू ने माँ से पूछा कि क्या आशा ठीक हो जाएगी। राधा ने सिर हिलाकर कहा, उन्हें नहीं पता, कि डॉक्टर ने अभी तक कुछ विशेष नहीं कहा है। वो डर दोनों माँ बेटे के बीच लटका हुआ था। कोई भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों इसे महसूस कर सकते थे। राजू ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था। राधा मुड़ी, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जोर से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने बहुत सारे काम किए हैं जो 13 साल के बच्चे को नहीं करने चाहिए। इस वाक्य ने राजू को अपने होंठ कसकर काटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पहली बार उसने अपनी माँ को यह स्वीकार करते हुए सुना कि वो भी सिर्फ एक बच्चा है। उस पल में दोनों समझ गए कि उनका परिवार इतने लंबे समय से तनाव की स्थिति में जी रहा था कि उन्होंने इसे सामान्य मान लिया था। उन्हें कोई विकल्प न होने की आदत हो गई थी, अपर्याप्त चीजों को स्वीकार करने की आदत हो गई थी, एक दूसरे को थोड़ी और कोशिश करो कहने की आदत हो गई थी। लेकिन आशा की घटना ने उस आदत की कीमत को उजागर कर दिया था। ये एक अप्रत्याशित त्रासदी के रूप में नहीं आया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जमा हुआ, जब तक कि इसे और छिपाया नहीं जा सका। राधा बिस्तर पर बैठ गईं, अपने बाकी 2 बच्चों को सोते हुए देखा और फिर उस खाली जगह को देखा जहां आशा आमतौर पर सोती थी। खोने का एहसास, भले ही उनकी बेटी अभी दूर नहीं गई थी, फिर भी उनकी छाती को जकड़ रहा था। उन्होंने राजू से कहा कि जब आशा इस दौर से गुजर जाएगी तो वो बदलने का कोई तरीका खोजेंगी। भले ही उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। राजू ने सिर हिलाया और कुछ नहीं पूछा। वो समझ गया कि माँ के लिए बदलना कोई बड़ा वादा नहीं था, बल्कि अपनी बेटी को खोने के डर से पैदा हुई एक सच्ची इच्छा थी। उस रात राधा सोई नहीं, वो दीवार के सहारे बैठी रहीं। फोन बगल में रखा था, अस्पताल से एक कॉल का इंतजार कर रही थीं। हर बार जब फोन किसी विज्ञापन संदेश या मिस्ड कॉल के लिए बजता, तो उनका दिल उछल पड़ता और फिर डूब जाता जब उन्हें पता चलता कि ये उनकी बेटी के बारे में खबर नहीं है। राजू भी जाग रहा था, दीवार की ओर मुंह करके लेटा हुआ, अपनी माँ की हल्की आहें सुन रहा था। अंधेरे में दोनों समझ गए कि कल चाहे कुछ भी हो, वे पहले की तरह जीवन में वापस नहीं जा सकते। वो परिवार उस पल में नहीं टूटा, लेकिन ये पहले जैसा भी नहीं रहा।
कुछ स्थायी रूप से बदल गया था। ये स्वीकारोक्ति कि वे थक चुके थे, कि उन्हें मदद की जरूरत थी, और ये कि चुप्पी अब एक दूसरे की रक्षा करने का तरीका नहीं रही। उस तंग कमरे में गली के बाहर की गाड़ियों और कमजोर पीली रोशनी के बीच एक खामोश निर्णय लिया गया, बिना शब्दों के, लेकिन इतना मजबूत कि एक अलग रास्ता खोल सके, जहां आशा के दर्द को अब अकेले सहना नहीं पड़ेगा। रामलाल काका चौल की कतार के पहले कमरे में रहते थे, आशा के घर से 10 कदम से भी कम दूरी पर। वो 60 साल से अधिक के थे। चौल के आसपास के मजदूरों के लिए साइकिल और छोटी मोटी मोटरसाइकिलें ठीक करने का काम करते थे। आय अनिश्चित थी, लेकिन अकेले रहने के लिए पर्याप्त थी। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था। बच्चे अपने अपने ठिकानों पर थे, इसलिए फुर्सत की शामों में वो अक्सर अपने घर के बरामदे में बैठकर सामान ठीक करते और गली के बच्चों को दौड़ते भागते देखते थे। उनमें से आशा वो बच्ची थी जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। इसलिए नहीं कि वो शरारती या विशेष थी, बल्कि इसलिए कि वो अक्सर अकेले बैठकर अपना पेट पकड़कर बरामदे की रेलिंग के सहारे टिकी रहती थी। दूसरे बच्चों से ज्यादा शांत। उन्हें अच्छी तरह याद है जब आशा ने पहली बार उनका दरवाजा खटखटाया था। उसकी पुरानी साइकिल की चेन उतर गई थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी थी, हैंडल को कसकर पकड़े हुए, आंखें नीचे जमीन पर, और बहुत धीमी आवाज में पूछा कि क्या वो मदद कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ही मिनटों में उसे ठीक कर दिया। पूछा कि कितने पैसे हुए। उसने सिर हिलाकर कहा कि उसके पास नहीं है। वो हंसे, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, समझो पड़ोसी की मदद कर दी। तब से जब भी उसकी साइकिल खराब होती या पहिया पंचर होता, आशा उनके पास आती। ज्यादा बात नहीं करती, बस इंतजार करती। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास होता। रामलाल काका ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, बस ये देखा कि ये बच्ची अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा दुबली है और हमेशा संकोच सिखाती है। जब उन्होंने सुना कि आशा को इमरजेंसी में ले जाया गया है, तो रामलाल काका तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। ये खबर उन तक गली के कुछ लोगों के माध्यम से और फिर बिना सिर पैर की कानाफूसी के माध्यम से पहुंची। किसी ने कहा कि बच्ची गंभीर रूप से बीमार है। किसी ने परिवार द्वारा बच्चे की देखभाल ना करने के बारे में फुसफुसाया। उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्हें याद आया कि कई बार उन्होंने आशा को देर रात बरामदे में उदास बैठे देखा था, जब उसकी माँ अभी तक घर नहीं लौटी थी, हाथ पेट पर, आंखें दूर कहीं देख रही थी। वो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि ये एक स्वस्थ बच्चे का व्यवहार नहीं है। उस शाम रामलाल काका ने अपनी पुरानी टोपी ली, अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी जो उनके पास थी, और अस्पताल जाने के लिए बस पकड़ी। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें वहां उपस्थित होने का अधिकार है या नहीं, लेकिन एक अंदरूनी भावना ने उन्हें चुपचाप बैठने नहीं दिया। वेटिंग रूम में उन्होंने मीना मैम को चुपचाप बैठे देखा। उनका चेहरा थका हुआ था। उन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया, क्योंकि आशा ने एक बार अपनी टीचर के बारे में बताया था, जो रिसेस के दौरान उसका हाथ पकड़ती थी। वो पास आए, हिचकिचाते हुए पूछताछ की। जब उन्होंने मीना मैम से सुना कि आशा का ऑपरेशन होना है, तो उन्होंने अपने हाथ कसकर भींच लिए। कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, वो बच्ची बहुत सहनशील है। वो ज्यादा शिकायत नहीं करती। रामलाल काका मीना मैम के साथ बैठ गए और उन्हें आशा के बारे में कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनाई। वे शामें जब वो उनके घर के बरामदे में लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर उनसे तरह तरह की बातें पूछती थी और फिर चुपचाप हवा को बहते हुए देखती थी। वे बार जब उन्होंने उसे एक सस्ती आइसक्रीम दी तो उसने बहुत धीरे धीरे खाई, जैसे डर हो कि खत्म हो जाएगी तो और नहीं मिलेगी। मीना मैम ने सुना और उनकी नाक में जलन होने लगी। ये विवरण अगर बताए ना जाते तो शायद कोई नहीं जानता, और अगर रामलाल काका जैसे लोग नहीं होते तो आशा का जीवन केवल फाइलों, मेडिकल रिकॉर्ड्स और अफवाहों के माध्यम से देखा जाता। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और आशा को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया गया, तो रामलाल काका को थोड़ी देर के लिए अंदर जाने की अनुमति मिली। वो बिस्तर पर छोटी सी लेटी थी, चेहरा पीला, बाल पसीने से भीगे हुए, लेकिन वो नियमित रूप से सांस ले रही थी। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे।
फिर धीरे से उसके तकिए पर धातु की बनी एक छोटी सी घंटी रख दी। उन्होंने मीना मैम से कहा कि ये उनकी पत्नी की चीज है। वो कहती थीं कि हवा की घंटी की आवाज लोगों को याद दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं। वो चाहते थे कि आशा इसे रखे ताकि जब वो डरे तो उसे पता चले कि कोई अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। अगले दिन जब राधा अस्पताल आई तो जिस पहले व्यक्ति को उन्होंने देखा वो डॉक्टर नहीं बल्कि रामलाल काका थे, जो वेटिंग चेयर पर बैठे थे। उनकी टोपी उनके घुटनों पर रखी थी। वो चौंक गए, समझ नहीं पाई कि क्या कहें। उन्होंने बस सिर हिलाकर साधारण रूप से कहा कि वो बच्ची को देखने आए हैं। कोई दोषारोपण नहीं, कोई ज्यादा पूछताछ नहीं, बस उस खामोश उपस्थिति ने राधा को रुला दिया। उस पल में उन्होंने महसूस किया कि इतने समय से वो उतनी अकेली नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। बस वो ये महसूस करने के लिए बहुत थक गई थी। आशा के ठीक होने के दिनों में रामलाल काका अक्सर अस्पताल आते। अपने साथ कुछ छोटी छोटी चीजें लाते, एक संतरा, एक दूध का डिब्बा, एक पुरानी कॉमिक बुक। कोई भी चीज महंगी नहीं थी, लेकिन सब कुछ सावधानी से तैयार किया गया था। वो ज्यादा देर नहीं बैठते, बस कुछ सवाल पूछते और चले जाते, जैसे परेशान करने से डर रहे हों। लेकिन आशा के लिए हर बार जब वो उन्हें देखती तो उसकी आंखें चमक उठती। उसने छोटी हवा की घंटी को पकड़कर धीरे से हिलाया और कहा कि इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। वो हंसे और कहा कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसके लिए बरामदे में एक बड़ी वाली लटका देंगे। मीना मैम ने ये सब देखा और उन भारी दिनों के बीच एक गर्माहट महसूस की। आशा की कहानी बहुत सारे दर्द से गुजरी थी, लेकिन ये कुछ और भी उजागर करने लगी थी, जीवन के सबसे छोटे कोनों में। अभी भी ऐसे लोग थे जो चुपचाप हाथ बढ़ाते थे, बिना किसी पद के, बिना किसी कानूनी जिम्मेदारी के। वे परिवार की जगह नहीं ले सकते थे, ना ही वे सभी कठिनाइयों को हल कर सकते थे, लेकिन वे एक सहारा थे जो एक बच्चे को ये महसूस करने में मदद करते थे कि उसे छोड़ा नहीं गया है। रामलाल काका ने कभी नहीं कहा कि वो ऐसा दया के कारण कर रहे हैं। उन्होंने केवल ये कहा कि बहुत पहले जब उनकी पत्नी बीमार थी तो एक पड़ोसी ने भी इसी तरह मदद की थी, और वो केवल वही वापस कर रहे हैं जो उन्होंने कभी प्राप्त किया था। उनके लिए आशा कोई विशेष मामला नहीं की, बल्कि एक बच्ची थी जिस पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत थी। और कभी-कभी बस वो थोड़ा सा ध्यान ही एक बच्चे के दुनिया को देखने के तरीके को बदलने के लिए काफी होता है। जब आशा को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया गया तो डॉक्टर ने उसके ठीक होने के दौरान अस्थायी रहने की जगह के बारे में पूछा। रामलाल काका सबसे पहले बोलने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मां के काम पर जाने के दौरान उसकी देखभाल करने में मदद करने को तैयार हैं। किसी ने उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ आवाज में कहा जैसे ये एक स्वाभाविक बात हो। उस सफेद अस्पताल के कमरे में मशीनों और कीटाणुनाशक की गंध के बीच वो प्रस्ताव एक गर्म धागे की तरह गूंजा, जो एक थके हुए परिवार के बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ रहा था। आशा की कहानी में रामलाल काका कोई नायक नहीं थे, ना ही कोई चमत्कार। वो सिर्फ एक पड़ोसी थे। लेकिन कभी-कभी ये ऐसे ही लोग होते हैं, अपनी खामोश और निरंतर उपस्थिति के साथ, जो एक बच्चे को तूफान के बाद खड़ा रखते हैं और सभी को याद दिलाते हैं कि अच्छाई को सार्थक होने के लिए शोर करने की जरूरत नहीं है। आशा के ऑपरेशन के 2 दिन बाद जिला प्रशासनिक केंद्र के एक छोटे से कमरे में एक अंतर्विभागीय बैठक हुई। माहौल टकराव वाला नहीं था, लेकिन भारी था, क्योंकि हर कोई समझता था कि ये सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक बैठक नहीं है। मेज पर मेडिकल रिकॉर्ड, स्कूल की रिपोर्ट, सामाजिक कार्यकर्ता की सत्यापन रिपोर्ट और प्रत्येक संबंधित पक्ष के बिखरे हुए नोट्स थे। कोई कटघरा नहीं था, कोई आधिकारिक आरोप नहीं था, लेकिन वहां बैठे हर व्यक्ति के मन में एक आम सवाल था। आखिरकार ये किसकी गलती थी, या ये हम सभी की गलती थी? वर्मा सबसे पहले बोले। उन्होंने निदान को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, इस बात पर जोर देते हुए कि आशा की स्थिति एक पुरानी अनदेखी बीमारी और लंबे समय तक अनुपयुक्त आहार का परिणाम थी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ घंटे और देर हो जाती तो परिणाम शायद अपरिवर्तनीय होते। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही, ये जानबूझकर उपेक्षा का मामला नहीं था। बीमारी के लक्षण आसानी से भ्रमित हो सकते हैं, खासकर एक गरीब परिवार के संदर्भ में, जहां नियमित जांच की सुविधा का अभाव हो।
जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो कमरा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। इसलिए नहीं कि कहने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि सच्चाई बहुत सीधी थी। स्कूल की प्रतिनिधि मीना मैम सीधी बैठी थी, उनके हाथ उनके घुटनों पर थे। जब उनकी बारी आई, उन्होंने स्कूल के मैदान में जो कुछ हुआ था उसे बिना किसी जोड़ तोड़ या बचाव के बताया। उन्होंने उस पल के बारे में बताया जब आशा फिसल पट्टी के पीछे कांपते हुए अपना पेट पकड़े हुए थी, उस डरी हुई नजर के बारे में जब उसने पूछा कि क्या वो मर जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय में छोटे छोटे संकेत थे जिन पर स्कूल ने पर्याप्त गहराई से ध्यान नहीं दिया था। उदासीनता के कारण नहीं, बल्कि छात्रों की कठिन परिस्थितियों के इतने आदी हो जाने के कारण कि असामान्य अभिव्यक्तियां नया सामान्य बन गई थीं। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। केवल सामाजिक कार्यकर्ता रेखा जी ने परिवार की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने हर वाक्य को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से कहा ताकि किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके। आशा का परिवार अभाव में लेकिन सुरक्षित परिस्थितियों में रहता है। दुर्व्यवहार या जानबूझकर उपेक्षा का कोई संकेत नहीं है। माँ बहुत ज्यादा काम करती है, बड़ा भाई जल्दी जिम्मेदारी उठाता है, और आशा एक ऐसी बच्ची है जो बहुत ज्यादा समझदार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाहर से देखना और आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप उस किराए के कमरे में कदम रखते हैं तो आप केवल थकावट ही देख सकते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो बैठक कक्ष में माहौल थोड़ा नरम हो गया, जैसे कि हर कोई अंततः एक ही दिशा में देख रहा हो। बाल संरक्षण समिति के प्रतिनिधि ने अंतिम प्रश्न पूछा। वो प्रश्न जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, क्या इसे पालन पोषण की जिम्मेदारी में लापरवाही का मामला माना जा सकता है? ये प्रश्न आरोप लगाने वाला नहीं था, लेकिन इतना तीखा था कि हर किसी को ईमानदारी से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद निष्कर्ष सावधानी पूर्वक लेकिन दृढ़ता से निकाला गया। ये कानूनी रूप से लापरवाही का मामला नहीं था, ये गरीबी, चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी और एक सहायता प्रणाली का परिणाम था जो बहुत देर से पहुंची। परिवार को दंडित करने की नहीं, बल्कि समर्थन करने की आवश्यकता है। निर्णय रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आशा के परिवार को दीर्घकालिक चिकित्सा सहायता, पोषण संबंधी परामर्श और उपयुक्त बीमा से जोड़ा जाएगा। स्कूल ने छात्रों के स्वास्थ्य की अधिक बारीकी से निगरानी करने का वादा किया, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी परिस्थितियां कठिन है। सामाजिक कार्यकर्ता ठीक होने की अवधि के दौरान साथ देना जारी रखेंगे। कोई जुर्माना नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल प्रशासनिक शब्द। लेकिन उनके पीछे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। जब बैठक समाप्त हुई तो बाहर की अफवाहें भी धीरे धीरे शांत होने लगी। जो माता पिता पहले चिंतित थे, वे ये समझने लगे थे कि कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी शुरुआती कानाफूसी में लग रही थी। कुछ ने जल्दबाजी में अनुमान लगाने के लिए माफी के संदेश भेजे। सभी ने अपनी सोच नहीं बदली, लेकिन माहौल को कम भारी बनाने के लिए ये काफी था। सच्चाई भले ही देर से आई, अंततः अपनी जगह बना ली। अस्पताल में आशा ऑपरेशन के बाद होश में आई। कमजोर लेकिन स्थिर। उसे अभी तक ये पूरी तरह से समझ नहीं आया था कि अस्पताल के कमरे के दरवाजे के बाहर क्या हुआ था। ना ही उसे पता था कि उसकी कहानी वयस्कों की कितनी बहसों से गुजरी थी। वो केवल ये जानती थी कि माँ बहुत देर तक उसके बिस्तर के पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए, ज्यादा कुछ नहीं कह रही थी। बड़ा भाई बिस्तर के अंत में खड़ा था, पहली बार खुद को राहत की सांस लेने की अनुमति दे रहा था। रामलाल काका ने बिस्तर के सिरहाने छोटी हवा की घंटी लटका दी थी। जब भी गलियारे से हवा आती तो उसकी बहुत धीमी आवाज आती। मीना मैम देर शाम उससे मिलने आई। आशा ने उन्हें देखा और कमजोर रूप से मुस्कुराई। मैम, मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी? उसने पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने आसपास के वयस्कों को अपना चेहरा घुमाने पर मजबूर कर दिया। मीना मैम ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, तुमने बोलकर सही काम किया। आशा ने सिर हिलाया, हवा की घंटी को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि ये इस बात की पुष्टि हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा की कहानी किसी चमत्कार के साथ समाप्त नहीं हुई। उसका परिवार अभी भी गरीब था, माँ को अभी भी काम पर जाना था और आगे का रास्ता अभी भी कठिनाइयों से भरा था। लेकिन एक चीज बदल गई थी। चुप्पी को अब सामान्य नहीं माना जाता था।
दर्द को अब छोटी बात नहीं माना जाता था और आशा जैसे बच्चे, हालांकि अभी भी नाजुक थे, अब उनके पास सही समय पर कुछ और हाथ थे। अगर इन सब से कोई सबक सीखा जा सकता है तो वो ये नहीं है कि कौन गलत था, बल्कि ये है कि धीरे धीरे और अधिक ध्यान से देखना सीखें, क्योंकि कुछ त्रासदियां दुर्भावना से नहीं बल्कि लंबे समय तक चले अभाव और छोटे छोटे संकेतों को नज़रअंदाज करने की आदत से पैदा होती है। और कभी-कभी एक बच्चे को बचाने के लिए वीरतापूर्ण कार्यों की आवश्यकता नहीं होती, बस बहुत देर होने से पहले पर्याप्त रूप से सुनने की आवश्यकता होती है। आशा की कहानी तालियों या प्रशंसा के साथ नहीं, बल्कि एक अलग, हल्की चुप्पी के साथ समाप्त हुई। समझ की चुप्पी, साझा जिम्मेदारी की चुप्पी। और इस उम्मीद की चुप्पी कि अगली बार जब कोई बच्चा कहेगा मुझे दर्द हो रहा है, तो कोई अंत तक सुनने के लिए काफी देर तक रुकेगा। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, बच्चों की चुप्पी को ठीक होने का संकेत ना समझें, क्योंकि बहुत से बच्चे सहना इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे दर्द में नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे वयस्कों के लिए बोझ बनने से डरते हैं। गरीबी और अभाव हमेशा जानबूझकर की गई गलतियां पैदा नहीं करते, लेकिन अगर वयस्क पर्याप्त रूप से नहीं सुनते और निरीक्षण नहीं करते, तो खामोश घाव उस स्तर तक जमा हो सकते हैं जहां वे एक त्रासदी बन जाते हैं। बस थोड़ा धीमा होना, थोड़ा और ध्यान से पूछना और सही समय पर परवाह करना कभी कभी एक बच्चे को बहुत देर होने से पहले बचाने के लिए काफी होता है। दोस्तों, आप सब कहां से हैं और ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या यादगार कहानी है तो उसे हम सब के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।